गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। इसमें हमने पीछे देखा है कि किन कारणों से लुई 16वें ने टैक्स बढ़ाए थे। अब हम पार्ट नंबर 3 में देखें क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। लुई 16वें ने जो टैक्स बढ़ाए थे उसके अंदर हमने सोचा होगा कि फ्रांसीसी राजतंत्र अपनी मर्जी से ऐसे टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। ये पुराने टाइम का एक सिस्टम प्राचीन राजतंत्र के तहत चला आ रहा था। इसके लिए उसको एक एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधियों की एक सभा बुलानी पड़ती थी और उस सभा के माध्यम से अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसके तीनों एस्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि उसमें भेजे जाते थे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट के लोग इकट्ठे होते थे। तो इसके अंदर तीनों एस्टेट ने अपने अपने एस्टेट जनरल राजनीतिक संस्था के अंदर अपने अपने प्रतिनिधि भेजती थी। सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसके लिए अंतिम जो बैठक थी वो 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के अनुमोदन पर एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई थी। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान महल को सजाया गया था। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे जो आमने सामने कतारों में बैठाए गए थे। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, आने के लिए मनाही थी। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें, मांगों की एक सूची बनाई गई थी जिसमें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर के आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपना एक मत देने का अधिकार था, एक वोट देने का अधिकार था प्रत्येक वर्ग को। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। रूसो ने जब सम्राट ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए थे। तो तीसरे वर्ग के अंदर आम आदमी, व्यापारी, महाजन, साहूकार, दुकानदार, वकील, अदालती कर्मचारी जो सभी शामिल थे इसके अंदर। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी सम्राट की प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था और शर्त ली थी कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आवेशिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वे सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आवेशिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पंपलेट लिखी थी। पंपलेट जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी तो उस समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहे थे। कड़ाके ठंड के कारण फसल मारी गई थी। पावरोटी कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, बेकरी के जो मालिक थे वो इसका फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे, कालाबाजारी कर रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद उत्साही औरतों की भीड़ ने दुकान को धावा बोल दिया था दुकान पर। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसके नेस्तनाबूद कर दिया था। बास्तिल का जो किला था, जो जेल थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों यानी लुटेरों को बुला लिया है, लठैतों को बुला लिया है जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए थे। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया था।
जो टैक्स लेती थी सरकार, वो सारे दस्तावेजों को जला दिया गया था। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग रहे थे। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई थी, जो तृतीय वर्ग के लोगों ने तैयार की थी। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया, उसको उखाड़ दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया कि उनको जो जन्मनाधिकार प्राप्त थे उनको छोड़ दिया जाए। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धर्म के नाम पर कोई भी टाइल या टाइद प्रकार का कार्य नहीं ले सकते थे। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिबरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस में संविधान बन गया। नेशनल असेंबली ने संविधान बनाकर राजा को सौंप दिया और राजा उस संविधान से बाहर काम नहीं कर सकता था। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है या काम करती है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। फिर से असेंबली सदस्य उनमें से चुने जाते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही जो सक्रिय नागरिक के रूप में, यानी जिनको मत देने का अधिकार था, उनको ये दर्जा दिया गया था। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता, कुल मिलाकर के 3 दिन की मजदूरी। हर व्यक्ति जो जमा करवा रहा था वो एक सक्रिय नागरिक था, उसको सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और उसी व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया था, जो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने वाले असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नागरिक यानी नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और उन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।